नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो अरबों लोगों की है। ये कहानी है भारत की जनसंख्या की। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक तरह से हमारे देश की धड़कन है। तो कहानी शुरू होती है एक नंबर से 1210.6 मिलियन। ये 2011 में भारत की आबादी थी। सोचकर देखिए कितना विशाल आंकड़ा है ये। और इसका मतलब क्या है पता है? इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया का हर छठा इंसान एक भारतीय है। जी हाँ, दुनिया की कुल आबादी का 17.5%। तो सबसे पहले इसी विशाल आकार की बात करते हैं। इतने सारे लोग आखिर रहते कहाँ हैं और कैसे? पर सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या का पता चलता कैसे है? मतलब हम इन अरबों लोगों को गिनते कैसे हैं? इसका जवाब है जनगणना। ये हर 10 साल में होने वाला एक तरह का महासर्वे है जो हमें सिर्फ हमारी गिनती नहीं बताता, बल्कि ये भी बताता है कि हम कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। एक तरह से देश का पूरा बायोडेटा। अब एक और शब्द को समझते हैं, जनसंख्या घनत्व। इसका सीधा सा मतलब है कि 1 किलोमीटर लंबे और 1 किलोमीटर चौड़े एरिया में औसतन कितने लोग रहते हैं। तो 2011 में भारत का ये आंकड़ा था 382, मतलब हर स्क्वायर किलोमीटर में करीब 382 लोग। सोचिए जरा। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पे। वो है जनसंख्या का जबरदस्त उछाल। पिछले 100 सालों का सफर ना वाकई हैरान करने वाला है। देखिए, 1901 में हम थे करीब 24 करोड़, 1951 तक हुए 36 करोड़, और फिर 2011 आते आते हम 121 करोड़ को पार कर गए। मतलब एक सदी में आबादी करीब करीब 5 गुना हो गई। क्या कमाल का उछाल है। लेकिन कहानी में छोटा सा ट्विस्ट है। भले ही कुल आबादी बढ़ रही हो, लेकिन उसके बढ़ने की जो रफ्तार है वो असल में धीमी हो रही है। 70 के दशक में जिस तूफानी तेजी से आबादी बढ़ रही थी, वो रफ्तार 2011 तक काफी कम हो गई थी। तो फिर सवाल उठता है कि भाई 1981 के बाद ऐसा हुआ क्या कि ये रफ्तार धीमी पड़ने लगी। चलिए इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। देखिए, किसी भी आबादी में बदलाव के पीछे मोटे तौर पर 3 ही वजह होती हैं। जन्म दर, यानी कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, मृत्यु दर, यानी कितने लोग गुजर रहे हैं, और तीसरा है प्रवासन, मतलब कितने लोग देश में आ रहे हैं या देश से बाहर जा रहे हैं। तो ये तो थे बड़े बड़े आंकड़े, पर इन आंकड़ों के पीछे छिपी है इंसानों की कहानी। तो चलिए अब कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये जो चार्ट है ये लिंगानुपात के बारे में है, मतलब हर 1000 पुरुषों के मुकाबले कितनी महिलाएं हैं। 1991 में ये अपने सबसे निचले स्तर 929 पर था। 2011 तक इसमें हल्का सा सुधार तो हुआ, पर यह आज भी हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। जरा देखिए, 1951 में ये आंकड़ा 946 था और 60 साल बाद 2011 में 943। हम लगभग वहीं के वहीं हैं। ये वाकई में सोचने पे मजबूर करता है। और भारत की कहानी का एक और बहुत ही जरूरी पहलू है यहाँ की युवा आबादी। हमारे देश में किशोरों की संख्या इतनी ज्यादा है कि ये हमारे भविष्य के लिए एक तरफ तो बहुत बड़ी उम्मीद है, पर दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इतने बड़े देश में इतने सारे लोगों के लिए भविष्य की प्लानिंग कैसे की जाती है। 1 अरब से ज्यादा लोगों के लिए उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब की योजना बनाना कोई छोटा काम तो है नहीं। इसके लिए चाहिए होती हैं मजबूत राष्ट्रीय नीतियां। और इसी का एक बड़ा उदाहरण है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। इसके तहत परिवार कल्याण कार्यक्रम जैसी पहल की गई। इसका मकसद लोगों पर कुछ थोपना नहीं था, बल्कि उन्हें स्वैच्छिक आधार पर, यानी अपनी मर्जी से एक जिम्मेदार और नियोजित परिवार के लिए प्रोत्साहित करना था। और इसी का नतीजा हमें उस धीमी होती रफ्तार में देखने को मिला। तो आज की इस चर्चा को हम इसी सवाल पर छोड़ते हैं कि भारत की ये जो विशाल युवा आबादी है, ये देश के भविष्य के लिए एक सुनहरा मौका है या एक बहुत बड़ी चुनौती? क्योंकि इस सवाल का जवाब ही हमारे देश का कल तय करेगा। नमस्कार। भारत की जो कुदरती दुनिया है वो जितनी खूबसूरत है ना, उतना ही बड़ा खतरा भी उस पे मंडरा रहा है। तो चलिए इस पूरे मामले को समझने के लिए हम भारत के जंगलों की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि वहाँ क्या खजाना छुपा है, और ये भी समझेंगे कि आखिर इस जन्नत पर कौन से खतरे मंडरा रहे हैं। सबसे पहले एक बहुत ही जबरदस्त फैक्ट से शुरुआत करते हैं। पता है, पूरी दुनिया में भारत उन 12 देशों में से एक है जहां सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता पाई जाती है। ये मतलब बहुत बड़ी बात है।
एक सम्मान है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी है। तो ये मेगा बायोडायवर्सिटी देश होने का आखिर मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पौधों और जानवरों की इतनी ज़्यादा किस्में हैं, एक ऐसी रेंज है जिसके बारे में सोचकर भी हैरानी होती है। और इसी वजह से पूरी धरती पर जीवन को बचाने के लिए भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर बन जाता है। अच्छा, इतनी सारी विविधता की नींव क्या है? वो हैं भारत के जंगल। तो चलिए सबसे पहले उन 5 खास तरह के जंगलों को समझते हैं जो इस कमाल की जिंदगी का घर हैं। सबसे पहले आते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये इतने घने जंगल होते हैं कि यहाँ साल भर हरियाली रहती है। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि यहाँ के पेड़ 60 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे हो सकते हैं। जरा सोचिए, मतलब लगभग एक 20 मंजिला बिल्डिंग के बराबर। और हाँ, हाथी, बंदर और ना जाने कितने ही अनोखे पक्षियों का घर हैं जंगल। अब आगे बढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की तरफ। ये जंगल भारत में सबसे ज्यादा फैले हुए हैं। इन्हें मानसून वन भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि सूखे मौसम में ये पेड़ पानी बचाने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, और जैसे ही मानसून आता है ये फिर से हरे भरे हो जाते हैं। यहाँ सागौन और साल जैसे बहुत कीमती पेड़ मिलते हैं, और भारत की एक बड़ी आबादी इन पर निर्भर करती है। अब कुछ बिल्कुल अलग देखते हैं, कंटीले वन और झाड़ियां। ये वहां मिलते हैं जहां साल में 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। यहाँ के पौधे जैसे बबूल और कैक्टस कम पानी में जीने के माहिर होते हैं। उनकी जड़ें बहुत गहरी चली जाती हैं और पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, ताकि पानी का लॉस कम से कम हो। कितना स्मार्ट अडेप्टेशन है ना? चलिए अब पहाड़ों की तरफ चलते हैं। यहाँ मिलते हैं पर्वतीय वन। इसमें एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। जैसे जैसे हिमालय में ऊपर चढ़ते जाते हैं, पेड़ पौधे बदलते जाते हैं। नीचे मिलेंगे ओक और चेस्टनट जैसे चौड़ी पत्ती वाले पेड़, और थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो मिलेगा चीड़ और देवदार, जो बर्फ का सामना आसानी से कर लेते हैं। और आखिर में अपने जंगलों का टूर हम खत्म करते हैं मैंग्रोव वनों के साथ। ये बहुत ही यूनिक जंगल हैं जो समुद्र के किनारे मिलते हैं, और ये सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हमारी रक्षा भी करते हैं। और हाँ, दुनिया भर में फेमस सुंदरबन, जो रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, वो भी इन्हीं मैंग्रोव का हिस्सा है। तो ये तो हो गई इन जंगलों की बात जो इन जीवों के घर हैं। अब वक्त है यहाँ रहने वालों से मिलने का। चलिए देखते हैं भारत की समृद्ध वाइल्ड लाइफ को। जरा इस नंबर को देखिए, 90,000। भारत में लगभग 90,000 अलग अलग तरह के जानवरों की प्रजातियां हैं। ये डाइवर्सिटी हाथियों और बाघों से शुरू होकर न जाने कितने पक्षियों, सरीसृपों और कीड़े मकोड़ों तक फैली हुई है। सच में ये एक प्राकृतिक खजाना है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये खजाना महफूज है? और बस यहीं से हमारी कहानी एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती है। इन खूबसूरत जंगलों और इनके रहने वालों के पीछे एक काला सच भी छिपा है। स्रोत सामग्री में जो अखबार की कटिंग दी गई हैं, वो बताती हैं कि ये जन्नत बहुत बड़े खतरे में है। शुरुआत करते हैं हमारे राष्ट्रीय पशु से। ये हेडलाइन पढ़िए, दिल दहल जाएगा। बाघ मर रहे हैं, जनगणना पुष्टि करती है। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक राष्ट्रीय संकट की घंटी है। इस संकट की गहराई समझने के लिए इस नंबर पर गौर कीजिए। सिर्फ 3 साल के अंदर रणथंभौर में 22 बाघ मारे गए। 22। ये अवैध शिकार और उनके खत्म होते घरों की एक बेहद भयानक तस्वीर पेश करता है। और खतरा सिर्फ बाघों तक ही सीमित नहीं है। एक और चौंकाने वाली खबर देखिए, गिद्ध लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। ये सिर्फ पक्षी नहीं हैं, ये हमारे इकोसिस्टम के प्राकृतिक सफाई कर्मी हैं। सोच के देखिए, अगर ये ना हो तो मरे हुए जानवरों की लाशें सड़ती रहेंगी और इससे बीमारियां फैलने का खतरा कितना बढ़ जाएगा। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसका जवाब इंसानी गतिविधियों से जुड़ा है। डाइक्लोफेनेक ये एक दवाई है जो मवेशियों पर इस्तेमाल होती है, और यही दवाई उन गिद्धों के लिए जहर का काम करती है जो उन मवेशियों के मरने के बाद उन्हें खाते हैं। जरा सोचिए, एक छोटी सी चीज का कितना बड़ा और भयानक असर हो सकता है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। गुजरात से एक और दुख भरी खबर आई। गुजरात का आवासगल का कब्रिस्तान बन गया। मतलब गुजरात का एक इलाका सीगल पक्षियों का कब्रिस्तान बन गया। ये प्रवासी पक्षियों पर जो खतरा है उसकी तरफ इशारा है। 500 से ज्यादा सीगल्स, और मरने की वजह प्रदूषण की वजह से हुआ फूड पॉइजनिंग। ये एक सीधी सादी चेतावनी है कि जो कचरा और केमिकल्स हम पानी में बहाते हैं वो फूड चेन में घुसकर कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है।
और अवैध शिकार का एक और उदाहरण, गैंडे को सींग के लिए मार डाला गया। ये जो बड़े बड़े शाकाहारी जीव हैं, ये अपने इकोसिस्टम का संतुलन बनाए रखते हैं, तो इनका शिकार सिर्फ एक जानवर की हत्या नहीं है, ये पूरे जंगल के संतुलन पर एक हमला है। तो इतनी सारी बुरी खबरों के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आगे क्या? इस पूरे संकट में हमारा क्या रोल है और क्या कुछ किया जा सकता है? अच्छी खबर यह है कि इन समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे बाघों की मौत की सीबीआई जांच हो रही है, सरिस्का में बाघों को फिर से बसाने का प्लान है और गिद्धों को बचाने के लिए एक सरकारी टास्क फोर्स भी काम कर रही है। तो इन कोशिशों से लगता है कि उम्मीद अभी भी जिंदा है। तो इस सबका निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात यह समझना है कि इंसानी गतिविधियों और इन प्रजातियों के अस्तित्व के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। ये जंगल और वन्यजीव सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं है, ये हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी हैं। और आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचकर देखिए, क्या होगा अगर ये पेड़ पौधे और जानवर धरती से गायब हो जाएं? क्या ऐसी दुनिया में इंसान जिंदा रह पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना ही चाहिए। अभी सोचा है कि एक नदी की यात्रा, मतलब जहां से वो निकलती है और जहां समंदर में मिलती है, ये पूरी जर्नी एक तरह से खुद भारत की कहानी जैसी है। ये कहानी है बनने की, जिंदा रहने की और हाँ, आज के दौर में चुनौतियों की भी। तो चलिए आज इसी शानदार सफर को और करीब से समझते हैं। देखिए, हर नदी चाहे छोटी हो या बड़ी, उसकी यात्रा कुछ ऐसी ही दिखती है। वो पहाड़ों में किसी स्रोत से शुरू होती है, फिर तेजी से घाटियों से नीचे उतरती है, फिर मैदानों में आके एकदम शांत हो जाती है और आखिर में समंदर में मिलने से ठीक पहले एक डेल्टा बनाती है। बस यही यात्रा आज हमारी पड़ताल का एक तरह से नक्शा बनेगी। तो एक अकेली नदी के सफर से अब थोड़ा बड़ा सोचते हैं, पूरे के पूरे नदियों के नेटवर्क के बारे में। जब कई सारी नदियां और उनकी छोटी छोटी सहायक नदियां एक साथ मिलकर किसी एक बड़े इलाके से गुजरती हैं, तो वो क्या बनाती हैं? इसी नेटवर्क को अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ये एक टेक्निकल शब्द है, लेकिन इसका मतलब सीधा सा है, किसी भी इलाके की सारी नदियों का एक जाल। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी शहर का रोड नेटवर्क होता है, बस ये पानी का नेटवर्क है। और भारत में 2 बहुत बड़े ड्रेनेज सिस्टम्स हैं। चलिए हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं हिमालय की बर्फीली चोटियों से, जहां भारत का पहला बड़ा रिवर सिस्टम जन्म लेता है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, ये इस जमीन की हमारी जीवन रेखाएं हैं। यहाँ के 3 सुपर हीरो हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये नदियां बहुत विशाल हैं और सीधे हिमालय के ग्लेशियर से निकलती हैं। और पता है इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? यही कि इनमें साल के 12 महीने पानी रहता है। और जरा इनके साइज का अंदाजा लगाइए, ये हजारों किलोमीटर तक बहती हैं और अपने रास्ते में अनगिनत छोटी बड़ी नदियां इनमें आकर मिलती जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक बड़े पेड़ की टहनियां होती हैं। ये मिलकर एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना लेती हैं। ठीक है, अब उत्तर से सीधा दक्षिण की ओर चलते हैं, जहां हमें एक बिल्कुल ही अलग किस्म का रिवर सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ की नदियां पुराने पठारों और घाटियों से अपना रास्ता बनाती हैं और इनकी कहानी भी एकदम अलग है। यहाँ पर हमें नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी नदियां मिलती हैं। इनकी दिशा तय होती है एक नेचुरल बैरियर से, जिसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं। ये एक वाटर डिवाइड का काम करता है, मतलब एक ऊंची जमीन जो पानी को 2 अलग अलग दिशाओं में बहने पर मजबूर कर देती है। तो इन दोनों सिस्टम्स में एक बुनियादी फर्क है। हिमालय की नदियां ग्लेशियर की बर्फ से पानी लेती हैं, इसलिए वो 12मासी हैं। वो लंबा सफर तय करती हैं और एक बहुत बड़े इलाके का पानी इकट्ठा करती हैं, जिसे बेसिन कहते हैं। दूसरी तरफ दक्षिण की नदियां पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर हैं, इसलिए गर्मियों में अक्सर उनका पानी बहुत कम हो जाता है। उनका सफर भी छोटा होता है और उनके बेसिन भी छोटे होते हैं। ये फर्क ही तो भारत की डायवर्सिटी को दिखाता है। चलिए अब सिर्फ भूगोल से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन विशाल पानी के नेटवर्क्स का हम इंसानों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। ये सिर्फ नदियां नहीं हैं, ये हमारी इकोनॉमी और हमारी सभ्यता के इंजन हैं। ये एक लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। जरा सोचिए, दुनिया की सारी महान सभ्यताएं कहाँ बसी? नदियों के किनारे। भारत में भी खेती किसानी से लेकर ट्रांसपोर्ट और यहां तक कि बिजली बनाने तक सब कुछ इन नदियों पर ही तो टिका है। ये सचमुच हमारी आर्थिक लाइफलाइन है। पर विडंबना देखिए, यही लाइफलाइन जिसने हमें जिंदगी दी, आज खुद एक बहुत बड़े खतरे में है।
जिन नदियों ने हमें पाला पोसा वो आज खुद बीमार हैं, और ये खतरा कहीं बाहर से नहीं आया है, ये हमारी ही वजह से पैदा हुआ है। समस्या एकदम साफ है। हमारी नदियां शहरों के गंदे पानी और फैक्ट्रियों के जहरीले कचरे के लिए डंपिंग ग्राउंड बनती जा रही हैं, और इसका असर सिर्फ पानी के जीवों पर नहीं पड़ रहा, ये उन लाखों लोगों की सेहत के लिए भी सीधा खतरा है जिनकी जिंदगी इन नदियों पर ही चलती है। तो इतनी बड़ी समस्या को देखकर एक सवाल तो मन में आता ही है, क्या इसे ठीक करने के लिए कोई प्लान है? क्या इस नुकसान की भरपाई के लिए कुछ किया जा रहा है? हाँ, एक प्लान है। इसका नाम है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, यानी NRCP। ये सरकार का सबसे बड़ा प्रोग्राम है इस मुश्किल से निपटने के लिए। इसका एक ही मकसद है, हमारी नदियों को उनकी पुरानी सेहत लौटाना। वैसे नदियों को बचाने की ये कोशिश असल में 1985 में ही शुरू हो गई थी, गंगा एक्शन प्लान यानी GAP के साथ। ये एक तरह का पहला बड़ा कदम था जिसने बाद में NRCP के लिए रास्ता बनाया। गंगा एक्शन प्लान से हमें यह भी समझ आया कि नदियों को साफ करना कितना बड़ा और मुश्किल काम है। और आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। इन नदियों ने हमारी सभ्यता की नींव रखी, इन्होंने हमें सब कुछ दिया। अब सवाल यह है कि क्या हम एक देश के तौर पर उन्हें वो जिंदगी वापस दे सकते हैं जो हमने शायद उनसे छीन ली है? हमारा भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है। नमस्ते, आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं, एक ऐसा सफर जो हमें भारत के बेहद अलग अलग फिजिकल लैंडस्केप से रूबरू कराएगा। चलिए देखते हैं कि इस देश में कितनी जबरदस्त विविधता है। हमारे सोर्स मटेरियल की ना सिर्फ एक लाइन भारत की ज्योग्राफी का पूरा सार बता देती है, और वो लाइन है, भारत की भूमि में बहुत ज्यादा फिजिकल वेरिएशन दिखने को मिलती है। सच में इस एक लाइन में सब कुछ आ गया। तो सवाल ये है कि इतने बड़े और इतने अलग अलग लैंडस्केप्स को हम समझे कैसे? इसका एक बहुत आसान तरीका है, बस एक नंबर, सिर्फ एक नंबर याद रखना है, और वो है 6। जी हाँ, भारत को बांटा गया है 6 मेजर फिजिकल डिविजन्स में। सोचिए, ये 6 डिविजन्स 6 अलग अलग दुनियाओं जैसे हैं जो सब मिलकर एक देश बनाते हैं, और यही हमारा रोड मैप होने वाला है इस पूरे सफर के लिए। तो फिर देर किस बात की, चलिए टूर शुरू करते हैं, और हमारी यात्रा शुरू होगी एकदम उत्तर से। और हमारा सबसे पहला स्टॉप है हिमालय। ये सिर्फ एक पहाड़ की श्रृंखला नहीं है, बल्कि ये भारत की वो जबरदस्त उत्तरी दीवार है जो एक गार्ड की तरह, एक प्रहरी की तरह खड़ी है। जियोलॉजिकली स्पीकिंग हिमालय ना काफी यंग हैं। ये स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इनका बनना तब शुरू हुआ जब 2 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराईं और जमीन ऊपर की तरफ मुड़कर उड़ गई, बिल्कुल वैसे जैसे आप एक कागज को दोनों सिरों से दबाएं और वो बीच से ऊपर उड़ जाता है। अच्छा, पहाड़ों से उतरकर अब हम चलते हैं भारत के विशाल, दूर दूर तक फैले हुए और बेहद उपजाऊ मैदानी इलाकों में, जिन्हें सही मायनों में देश का दिल कहा जा सकता है। अब ये जो पूरा इलाका है ना, इसे कहते हैं अलूवियल प्लेन। ये एक टेक्निकल टर्म है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है एक ऐसी सपाट जमीन जो लाखों सालों में नदियों के बहाकर लाई गई मिट्टी और सेडिमेंट के जमा होने से बनी है। जरा सोच कर देखिए, हिमालय से नदियां निकलती हैं, अपने साथ वो ढेर सारा सिल्ट और सेडिमेंट मतलब मिट्टी गाद नीचे लेकर आती हैं, और हजारों लाखों सालों से ये सेडिमेंट यहां जमा होता रहा है, परत दर परत। और नतीजा ये है कि ये दुनिया के सबसे फर्टाइल, सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक बन गया। और इन मैदानों को बनाने और इन्हें सींचने का काम करती हैं 3 महान नदियां, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। इन्हीं 3 रिवर सिस्टम्स की वजह से ये पूरा इलाका इतना ज्यादा रिच और हरा भरा है। चलिए अब हम अपने टूर में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सब कॉन्टिनेंट के एंशिएंट कोर की तरफ, मतलब इसके प्राचीन केंद्र की ओर। और ये हिस्सा हिमालय के मुकाबले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट पेश करता है। यहाँ कॉन्ट्रास्ट क्या है? एक तरफ है जियोलॉजिकली यंग, मतलब नए नवेले हिमालय, और दूसरी तरफ है हमारा पेनिनसुलर प्लेटो, जो एक पुराना टेबल लैंड है, और ये बना है पुरानी क्रिस्टलाइन और इग्नियस चट्टानों से। मतलब ये धरती के सबसे पुराने लैंड मासेस में से एक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक नई नवेली स्काईस्क्रेपर और एक बहुत ही पुरानी मजबूत फाउंडेशन के बीच का फर्क। यही तो भारत की जियोलॉजी की खूबसूरती है। और हाँ, इसी पुराने पठार के पश्चिमी किनारे पर अरावली हिल्स के पास हमें मिलता है विशाल भारतीय मरुस्थल, द इंडियन डेजर्ट।
चलिए अब हम टूर के अगले हिस्से में चलते हैं, पेनिनसुला के किनारों की ओर, वो जगह जहां जमीन और समंदर आपस में मिलते हैं। ये जो पेनिनसुला प्लेटो है ना, इसके दोनों तरफ कोस्टल स्ट्रिप्स मतलब तटीय मैदानों की पतली पतली पट्टियां हैं। पश्चिम में अरेबियन सी के किनारे और पूर्व में बे ऑफ बंगाल के किनारे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इन तटों से भी आगे भारत के हिस्से में 2 बड़े द्वीप समूह भी आते हैं और इनके साथ ही भारत की पूरी फिजिकल पिक्चर कंप्लीट होती है। तो देखा, एक देश और कितने अलग अलग लैंडस्केप। हमने उत्तर की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण के गर्म तटों तक एक छोटा सा लेकिन कितना जबरदस्त सफर तय किया है। तो चलिए एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। भारत के वो 6 फिजिकल डिविजन्स कौन कौन से हैं? द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेटो, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स और द आइलैंड्स। हर एक अपने आप में बिल्कुल अलग, पर सब मिलकर बनाते हैं एक देश। और ये सारी विविधता हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देती है। सवाल ये है कि किसी भी देश की ज्योग्राफी मतलब उसका भूगोल, उसकी डेस्टिनी यानी उसकी किस्मत को कैसे तय करता है। इस पर सोचेगा जरूर। नमस्ते। आज हम भारत के भूगोल के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन नक्शों और आंकड़ों से थोड़ा हटकर। कभी सोचा है कि भारत की जो लोकेशन है दुनिया के नक्शे पर, वो उसके इतिहास और भविष्य को कैसे तय करती है? चलिए आज इसी के पीछे के रहस्यों को समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एक बहुत ही गहरे विचार से कि भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, बल्कि ये उस सफर का, उस कहानी का शुरुआती पन्ना है जिसे हम आज पलटने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। भारत को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई ये दुनिया के नक्शे पर है कहाँ। ये एक बहुत ही जरूरी और बेसिक बात है। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। मतलब अगर पृथ्वी को बीचों बीच भूमध्य रेखा से आधा काट दें तो भारत आपको पूरी तरह से ऊपर वाले यानी उत्तरी हिस्से में मिलेगा। अच्छा, ये स्लाइड एक तरह से पृथ्वी की एड्रेस बुक को समझने में हमारी मदद करती है। ये जो रेखाएं हैं ना, अक्षांश और देशांतर, जिन्हें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, ये एक तरह का ग्रिड बनाती हैं और इसी ग्रिड की मदद से हम दुनिया में किसी भी जगह का बिल्कुल सटीक पता लगा सकते हैं। और ये रहा भारत का बिल्कुल सटीक पता। इन्हीं अक्षांशों और देशांतरों के बीच हमारा देश फैला हुआ है। लेकिन ये नंबर सिर्फ कोऑर्डिनेट्स नहीं है, असल में ये हमें बताते हैं कि भारत कितना विशाल है। और यही वजह है कि यहाँ एक तरफ कश्मीर की बर्फीली चोटियां हैं तो दूसरी तरफ केरल के ट्रॉपिकल बीचेस। सब कुछ इसी विस्तार का खेल है। तो सवाल उठता है कि भारत असल में कितना बड़ा है? चलिए इन आंकड़ों से आगे बढ़कर इसके विशाल साइज को सच में महसूस करने की कोशिश करते हैं। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये है भारत का कुल एरिया। बहुत बड़ा नंबर है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले में ये कितना बड़ा है। तो ये देखिए, इस चार्ट में साफ दिख रहा है कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। मतलब हमसे बड़े सिर्फ रूस, कनाडा, अमेरिका जैसे कुछ ही देश हैं। तो हाँ, भारत वाकई में एक बहुत बड़ा देश है। और बात सिर्फ कुल क्षेत्रफल की नहीं है। अगर उत्तर से दक्षिण तक का सफर करना हो तो ये 3200 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर है। और पूरब से पश्चिम तक की चौड़ाई भी लगभग उतनी ही है, करीब 3000 किलोमीटर। और ये जो विशाल चौड़ाई है ना, यही एक बहुत दिलचस्प पहेली खड़ी करती है, जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। और अब आते हैं एक मजेदार पहेली पर। देश इतना चौड़ा, लेकिन हर किसी की घड़ी में टाइम एक ही होता है। ये कैसे हो सकता है? चलिए इस टाइम जोन की गुत्थी को सुलझाते हैं। ये सवाल बिल्कुल पते की बात करता है। सोचिए, अरुणाचल प्रदेश में सूरज उग चुका है, सुबह हो गई है, और उसी वक्त गुजरात में लोग अभी भी सो रहे हैं। पूरे 2 घंटे का फर्क है। तो फिर ऐसा कैसे है कि हम सबकी घड़ियां एक ही समय बताती हैं? तो प्रॉब्लम की जड़ ये है, देश की पूरब से पश्चिम की चौड़ाई जो लगभग 3000 किलोमीटर है। इसकी वजह से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक सूरज के उगने में लगभग 2 घंटे का फर्क आ जाता है। ये एक नेचुरल टाइम लैग है। तो इस पहेली का हल क्या निकला? भारत ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया, स्टैंडर्ड मेरिडियन। यह असल में देश के लगभग बीच से गुजरने वाली एक काल्पनिक देशांतर रेखा है, और इस लाइन पर जो भी समय होता है
उसे ही पूरे देश का ऑफिशियल टाइम मान लिया जाता है और इसी को हम सब जानते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST के नाम से। तो ठीक है, हमने भारत के अंदर की बातें तो कर ली। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि भारत अपने पड़ोस में कैसा दिखता है। इसके जमीनी और समुद्री पड़ोसी कौन कौन है? देखिए, भारत चारों तरफ से पड़ोसियों से घिरा हुआ है। अगर हम उत्तर पश्चिम में देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। उत्तर की तरफ चलें तो विशाल हिमालय इसे चीन, नेपाल और भूटान से अलग करता है और पूरब में हमारी सीमाएं म्यांमार और बांग्लादेश से मिलती हैं। लेकिन कहानी सिर्फ जमीनी सरहदों पर खत्म नहीं होती। भारत के पड़ोसी सिर्फ जमीन पर नहीं है। दक्षिण में हिंद महासागर में 2 बहुत ही अहम द्वीपीय देश है जो भारत के लिए स्ट्रेटेजिक और कल्चरल दोनों ही तरीकों से बहुत मायने रखते हैं। और ये देश है श्रीलंका, जो भारत के दक्षिणी सिरे से बस थोड़ी ही दूर है, और दूसरा है मालदीव, जो हिंद महासागर में फैले खूबसूरत द्वीपों का एक देश है। ये जो कोट है ना, ये सब कुछ बयां कर देता है। भारतीय भूभाग की पूर्व और पश्चिम एशिया के बीच एक केंद्रीय स्थिति है। इसका मतलब ये है कि सदियों से भारत व्यापार के रास्तों और संस्कृतियों के मेलजोल का एक नेचुरल सेंटर रहा है, जो पूरे महाद्वीप के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ता आया है। तो हम आज की चर्चा को इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। भारत की ये जो अनोखी लोकेशन है, पूरब और पश्चिम के ठीक बीच में और हिंद महासागर के सिर पर, ये आज की दुनिया में ग्लोबल ट्रेड और कल्चर में भारत के रोल को कैसे तय करती है। क्योंकि याद रखिए, भूगोल सिर्फ नक्शों के बारे में नहीं होता, ये किसी भी देश की तकदीर तय करता है।